सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस लेक्चर के अंदर ई लेक्चर में आज सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 19 को पढ़ेंगे और जो लेक्चर नंबर 19 है ये लास्ट लेक्चर जो अपना सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स था उसका कंटिन्यू पार्ट है। तो अभी तक अपन डिस्कस कर चुके थे कि स्टैंडर्ड मार्केटिंग मिक्स क्या है, 4P मिक्स क्या है, 7Ps क्या है, अपन ने पढ़े थे। और अपन अब पढ़ रहे थे कि हम कौन सी स्टेज के अंदर लाइफ साइकिल के अंदर हमें क्या देखना चाहिए। तो प्राइस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जो प्राइस होती है किसी भी सर्विस प्रोडक्ट की वो उसकी लाइफ साइकिल से रिलेट करती है। जैसे मान लीजिए जब आप कोई न्यू इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू सर्विस तो आप थोड़ा सा लो प्राइस को मार्केट करते हो और धीरे धीरे जैसे आपकी लाइफ साइकिल बढ़ती चली जाती है आप अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना शुरू करते हो। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, प्राइस को धीरे धीरे इंक्रीज शुरू कर देते हो। तो थोड़े समय के लिए आप बढ़ाते हो, फिर कम करते हो, फिर बढ़ाते हो। जैसे पेनिट्रेशन और स्कीमिंग हमने पढ़ी थी पहले भी मार्केटिंग में। तो ये स्ट्रेटजी तभी हो सकती है जब आपके यहाँ पे इमीडिएट कंपटीशन जो लेवल है वो कम है और जो बायर है उसको आपकी सर्विसेज की बहुत रिक्वायरमेंट है, अर्जेंसी है ना। तो जैसे मान लीजिए आप कार ड्राइव करते हैं और आपकी मान लीजिए कार का विंड स्क्रीन टूट गई तो उस वक्त आपकी जो अर्जेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, आपको उस वक्त चाहिए विंड स्क्रीन। तो उस केस में मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट होगा, कोई नई सर्विस होगी तो वहाँ पे आप प्राइस उससे चार्ज कर सकते हो ज़्यादा। पर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें वो पेशेंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, चीज़ों को बाद में भी ले सकता है, उसका काम चल रहा है, तो वो वहाँ पे प्राइस को ज़्यादा देने को तैयार नहीं होता है। तो इसी में आता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्या कहती है कि जब हम बात करते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की तो हमें क्या है, प्राइस को ऑब्जेक्टिव, हमारा प्राइस को सेट करने का एक ऑब्जेक्टिव है और वो कैसा है, वो होता है मार्केट की डिमांड के बेसिस पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है कि जिस तरीके से मार्केट में आपकी डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है उस प्रकार से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। कुछ मार्केट में क्या होता है, डिमांड जो है वो प्राइस से इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अर्बन बस सर्विसेज, सिटी के अंदर आप देखते हैं सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा रहती है पर प्राइस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, हाई नहीं कर पाते, कम ही करने पड़ते हैं। ऐसे ही यदि हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो कई बार जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ये आपके सर्विस में डिमांड की तुलना में प्राइस को हाई बढ़ा देती है। जैसे इफ़ अ सर्विस कंपनी रिड्यूस द प्राइसेस तो डिमांड क्या होगी, वो बढ़ जाती है। और कई बार डिमांड क्या होती है, कम होती है तो प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, उसकी एक लिमिटेशन है, वो प्राइस के हिसाब से क्या करती है, मैनेज करती है। फिर आती है आपका कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है कि वो मार्केट में इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसकी सर्विस की और उसकी प्रोडक्ट की प्राइस की क्या है, वो मार्केट में इन्फ्लुएंस करती हैं। इस सिचुएशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है किसके बीच में, सर्विस ऑफ प्रोडक्ट और कंपटीशन के बीच में अगर डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को हम ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। ऐसे ही माना कंपटीशन है और कई सारी चीज़ों पे क्या कस्टमर ध्यान देता है, जैसे इंटर ब्रांड पे ध्यान देता है और इंटर टाइप। कई बार आप लोगों का आपस में ही एक ब्रांड के साथ कंपटीशन होता है। कभी कभार तो ये भी देखा गया है एक ही कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में भी कंपटीशन कई बार देखा जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देखिए, वहाँ पे कंपटीशन क्या है, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेल का अलग प्राइसेस हैं और रोड के प्राइसेस अलग अलग होते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स देख लीजिए आप, उसके यहाँ पोटेंशियल कस्टमर। तो हिसाब से क्या है कि जो लोग जिसको जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे वो प्राइसेस को क्या करता है, कॉम्पीट करने की कोशिश करता है, कंपेयर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ प्राइसेस है वो क्या करते हैं, वो मार्केट के बेसिस पर इस्टेब्लिश होते हैं। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या है, वो कंपटीशन लेवल पे ही होगा। यदि कहीं पे कंपटीशन ज़्यादा है तो वहाँ पे प्राइस का भी फ्लक्चुएट हो सकता है और यदि कहीं कंपटीशन नहीं होता, कोई कंपटीटर नहीं है, तो प्राइस अपने हिसाब से मार्केट में रन होती है। अगर हम देखें प्राइस का क्या रोल है स्ट्रैटेजीज़ में, प्राइसिंग जो पॉलिसीज़ होती हैं उनका एक रोल यहाँ समझ में आता है क्योंकि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग डिसीजंस होते हैं वो इस तरह से ली जाती है जो कि आपके सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज को आप प्रोड्यूस करने के बाद जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसके गोल्स को अचीव कर पाएगी। जैसे मान लीजिए अगर एक न्यू हॉलीडे कंपनी है, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है इन द पैकेज हॉलीडे मार्केट, तो वहाँ पे उसको प्राइस रेंज क्या करनी पड़ेगी, कई बार कम रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको एक अच्छे खासे मार्केट शेयर पे कब्जा करना है।
और कई बार तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, अनप्रॉफिट के केस में भी डीलिंग करनी पड़ेगी। तो अगर हम मैक्सिमम सेल्स चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस की इसकी, तो हमें कई बार मार्केट में पेनिट्रेशन स्टाइल की प्राइसिंग को ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइसिंग जो पॉलिसी होती है हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, वो इस तरीके से फिट होती है कि एट द एंड हम अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव कर सकें। तो यदि हम बात करें कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम प्राइसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्कीम्स समझ में आती हैं। सबसे पहले आती है आपके सामने कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर कौन सा पॉइंट आता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि अगर आपका जो एम है वो है प्रॉफिट कमाना, तो प्राइस आप फिक्स करिए है ना, और प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशन के साथ मिलकर आप देखिए कि आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस क्या रखनी चाहिए। और यदि हम बात करते हैं अगर हम एंट्री लेवल पर है, तो यहाँ पे भी आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि आप जस्ट मार्केट में लॉन्च हुए हैं, तो क्या कस्टमर आपकी प्राइस को कंज्यूम करते वक्त, आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करते वक्त वो प्राइस पे करने के लिए तैयार है। तो आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्राइस को सेट कर सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइसेस, यहाँ पे जो एम होता है वो क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो थोड़ा सा कॉस्ट में क्या करती है, मार्जिन ऐड करके आपको सेल आउट करने देती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। फिर आता है मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग, इसमें आता है कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे क्या है कि अगर आप मार्केट को ज़्यादा कैप्चर करना चाहते हैं, मार्केट में अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से प्राइसिंग को रखना पड़ेगा। कस्टमर ओरिएंटेड, यहाँ जो प्राइस सेट होती है वो किससे होती है, कस्टमर के एटीट्यूड से और उसके बिहेवियर के। क्यों, क्योंकि कस्टमर ही है तो जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को कंज्यूम करेगा। यदि आप उसको क्वालिटी वाली चीज़ें दे रहे हैं तो आप उसमें एडिशनल कॉस्ट को इंकर्ट कर पा रहे हैं, तो वो उस चीज़ में आपका कस्टमर का बिहेवियर क्या, अच्छी क्वालिटी के लिए वो अच्छा पे करना चाह रहा है या वो एवरेज क्वालिटी के लिए एवरेज पे करना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर देखनी पड़ेंगी। और आप देखिए सर्विस बिजनेस के अंदर कई बार ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल मानी जाती हैं कॉस्ट के पर्पज़ से, कि एक यूनिट की कॉस्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप एक सर्विस को या एक प्रोडक्ट को जब आप बना रहे हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट क्या हो रही है, इनकर्ड हो रही है। तो कई बार क्या है ना, इट में भी डिफ़िकल्ट, किस चीज़ की डिफ़िकल्टी है कि ये मेज़र करना कि आपकी जो सर्विसेज है वो कितने समय तक एक जैसे लेवल पे रहेगी, आल्सो क्या कहीं कितने एरियाज़ में वो प्रॉब्लम करेगी। तो उसी तरीके से ये भी डिफ़िकल्ट देखा जा रहा है कि आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या कर रहे हैं, आप कॉस्ट को नहीं देख सकते। जैसे अभी पेंडेमिक आ गया तो कोई चीज़ें महंगी हो गई थी, तो जब पिछले साल पेंडेमिक आया था तो उस पेंडेमिक में क्या हुआ था, होने के बाद कुछ चीज़ें सडनली महंगी होने लग गई थी, फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस हुई थी प्राइस रेंज कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से। अब दोबारा से आप देख रहे हैं पेंडेमिक सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है, फिर से धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही है, अब महंगी हो रही है। तो यहाँ हम कस्टमर को एनालाइज किए बिना हम अपनी प्रोडक्ट की या सर्विस की प्राइसेस को जो है वो मीज़र नहीं कर सकते। फिर आता है आपका पीपल इंसेंटिव। पीपल क्या कहते हैं, प्रोफेशनल सर्विस में भी कई बार आप देखिए कि कुछ चीज़ों को हमें कॉस्ट को एनालाइज करना ही पड़ता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स जो है डिफ़िकल्ट है किस चीज़ में, मीज़र करने में, जिनके हम कॉस्ट को मीज़र नहीं कर पाते। जैसे कई बार में रेंट लग जाता है, ट्रैवल कॉस्ट आ जाती है, वो कभी कभार लग रही है तो उनकी कॉस्ट को हम मीज़र नहीं कर पाते। फिर आता है आपका प्लेस। प्लेस क्या होता है, जब हम कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट और सर्विसेज उसी के जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पर वो है, उसको हम कह रहे हैं प्लेस। तो यहाँ जब हम प्लेस की बात करते हैं तो उस कस्टमर के लिए कन्वीनियंस की बात करते हैं, उसकी लोकेशन की बात करते हैं, नंबर ऑफ़ आउटलेट्स की बात करते हैं, किस समय पे हम उस तक पहुँचे ये हम बात करते हैं। तो आप ऐसा कोई इवेंट्स होती है जहाँ पे आप वीकेंड में करने वाले हैं, यदि मान लीजिए आपको इफ़ यू हैव अ फूड ट्रेलर जो कि आपके लिए ऑर्गेनिक सैलेड को सेल आउट कर रहा है पब्लिक में, तो उसको बुक करना पड़ेगा क्योंकि वो हर जगह तो होगा नहीं। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें उसको वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा कि वो किस जगह पे कस्टमर की अप्रोच ज़्यादा है, कस्टमर कब इस चीज़ को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो जैसे ही अगर हम बात करते हैं कि पिज़्ज़ा, देखिए पिज़्ज़ा आपको घर पे डिलीवरी करने आ रहा है और आपकी नियर बाय लोकेशन से वो डिलीवरी कर रहा है,
तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने कस्टमर को नियर बाय कितने पास तक जाके उसको हम अवेलेबिलिटी उसके कन्वीनियंस के हिसाब से गुड्स को पहुंचा सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे दो तरीके के लेवल है। एक है हमारा डायरेक्ट लेवल, जहाँ प्रोड्यूसर या जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो सीधा कंज्यूमर तक पहुँचाता है। वन लेवल भी होता है जहाँ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक एजेंट भी आ जाता है। टू लेवल आते हैं जहाँ पे एजेंट ब्रोकर भी आ सकता है और एजेंट बायर भी आ सकता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के साथ साथ। तो ये हमने कुछ टेबल्स बना रखे थे जिसके अंदर हमने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने बना रखे हैं, वन वे, टू वे, थ्री वे। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ये वो मिडिल मैन होते हैं। कौन से मिडिल मैन हैं, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में काम करते हैं और प्रोड्यूसर से माल लेके ग्राहक तक पहुंचाने में एक ब्रिज का काम करता है, ये वो मिडिल मैन होता है। तो एजेंट कौन होता है, एजेंट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होता है जो कि प्रोड्यूसर के बिहाफ पे या प्रोड्यूसर के एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एज ए यूज़र। और जो एजेंट होता है वो कौन है, वो कभी भी मालिकाना हक शेयर नहीं करता, क्योंकि वो उसके बदले में क्या कर रहा है, फ़ीस को चार्ज कर लेता है, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही होलसेलर्स होते हैं, ये भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूसर से बल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें को खरीदते हैं और उनको रीसोल्ड करते हैं, किसको, स्मॉलर मार्केट में, वो भी बेसिस पे कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। ऐसे ही कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि होलसेलर की तरह ही होते हैं, और इनमें क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये ओनली कुछ प्रोडक्ट्स को कैरी करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड कंपनी के प्रोडक्ट को ही क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक होता है रिटेलर। रिटेलर कौन है, जो सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर के कांटेक्ट में होता है और ये होलसेलर से क्या करते हैं, एंड क्वांटिटी में चीज़ों को खरीदते हैं और सिंगल यूनिट के हिसाब से भी कस्टमर को सेल आउट कर सकते हैं। यदि कोई कहे कि साहब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो आप उसको क्या समझाएंगे। हम ये देखते हैं कि एक कंपनी को यदि मार्केट में अगर एस्टेब्लिश होना है तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर के नियर बाय लोकेशन तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर तो चाहिए जो कि आपसे गुड्स लेके कंज्यूमर के वहाँ तक, रिटेल शोरूम तक तो उस गुड्स को पहुँचाए। तो जो लार्ज स्केल प्रोड्यूसर होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स के हैं। जैसे मान लीजिए उनको क्या करना है, उनको स्टॉक करना है, किस चीज़ का, आइटम्स का, प्रोडक्ट का, गुड्स का, सोप का, कुछ भी जिसके भी आप सेल आउट कर रहे हैं, जिसके भी आप होलसेलर बन रहे हैं, तो आपको जो भी मार्केट में बेचना है, आपको कहीं ना कहीं तो ऐसा पर्सन चाहिए ना जो कि आपके गुड्स को स्टॉक कर सके। तो ये जो लोकेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये वो लोकेशन है जहाँ पे कंज्यूमर इजीली अप्रोच कर सकता है। तो यदि हम फंक्शंस की बात करें एजेंट या ब्रोकर की, तो एजेंट कौन है, एक ट्रेंड पर्सन है जो कि एज ए फ्रेंचाइजी के तौर पे आपके बिहाफ पे काम करता है और फीस या कमीशन चार्ज कर लेता है। और ये ऐसी लोकेशन पे होते हैं जहाँ पे कस्टमर उनको ज़्यादा जल्दी अप्रोच कर सके। अगर हम देखें प्रमोशन सर्विसेज, तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के फ़ायदे के बारे में कंज्यूमर को बताएं। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, पर्सनल रिलेशन को मेंटेन करना, एक कंपनी की ऑनेस्टी इमेज को बढ़ाना, इनडायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देना, कंपनी की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो सके इसलिए कंपनी की इमेज को रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूव करते रहना, अच्छी पैकेजिंग करना, कस्टमर के हिसाब से उस चीज़ों को कस्टमाइज भी करते रहना। ये एक प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स देखे गए। तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।